हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और मैं आज से समाजशास्त्र की एक नई सीरीज़ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इसके पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि ऑलरेडी हम लोग इग्नू से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है और जो भी फैक्ट्स हैं, हम लोग इग्नू में कॉन्सेप्ट और प्लस फैक्ट्स इन दोनों को कवर कर रहे हैं। कौन से फैक्ट्स? जो कि इग्नू की किताबों में दिया गया है, और ये जो इग्नू के फैक्ट्स होते हैं वह बाहर की किताबों में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो इग्नू से तो हमारा सारा मटेरियल तैयार हो रहा है। आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे और फैक्ट्स भी उसके आप लोगों तक मिल रहे हैं। इसको लाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि आखिर में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ, सीयूईटी का एग्ज़ाम है, या फिर स्टेट लेवल पे सेट और स्लेट का एग्ज़ाम होता है, यूजीसी नेट का जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है। तो इस टाइप के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उनमें हम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही करना है, प्लस साथ साथ में हमें एक्चुअल क्वेश्चन भी तैयार करना पड़ता है, क्योंकि दोनों की भूमिका उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है किसी भी एग्ज़ाम में। तो जो हम इग्नू से कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर ले रहे हैं और इग्नू के फैक्ट्स भी हमें मिल गए, अर्थात एक पक्ष हम लोग जो कि इग्नू से संबंधित है वो तो हमारा तैयार हो रहा है। लेकिन साथ ही जो भी एक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि कथन पूछ दिया जाता है कि यह किस विचारक का कथन है, या जो किताबें पूछ दी जाती हैं कि यह किस विचारक की किताब है, या फिर जो मैच करने के लिए दे दिया जाता है कि किताबों को विचारकों से मैच करना होता है, या कॉन्सेप्ट को मैच करना होता है कि कौन से विचारक ने या किस समाजशास्त्री ने कौन से विचार दिए हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में भी हमें थोड़ा सा अवेयर रहना या जागरूक होना ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात और कहना चाहूँगी कि हमारे वे साथी जो कि ऑनलाइन कोचिंग या कहीं से कोचिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों के सामने कोई ख़ास समस्या नहीं होती है, क्योंकि कोचिंग से ही कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया जाता है और वो लोग उससे अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन हमारे वे साथी जो कि सेल्फ स्टडी करते हैं, अर्थात खुद से तैयारी करते हैं, उनके सामने बहुत सारी दुविधा होती है कि आखिर में हम अपनी तैयारी कहाँ से शुरू करें, हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर विश्वसनीय विषय सामग्री कौन-सी है, जिसको कि हम पढ़ के और एग्ज़ाम निकाल सकें। तो इस टाइप की बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं मन में। इन्हीं कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने ये सीरीज़ प्रारंभ किया है कि हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ-साथ एक्चुअल जो क्वेश्चन हैं, उनकी भी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस टाइप की जो मेरी पहल है, या आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगी, आप लोग इससे काफ़ी लाभ उठाएँगे। और दूसरी बात ये है कि आप लोग तैयारी जब कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने माइंड में ये सेट करिए कि हमें समाजशास्त्र जब पढ़ रहे हैं, तो हमें उसका कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक कोई भी क्वेश्चन आप लोग सही से आंसर नहीं कर पाएँगे। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि क्वेश्चन को थोड़ा-सा अगर घुमा के भी पूछ दिया गया, तो आप लोग जिस तरीके से, अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा और आपने सेम क्वेश्चन को किसी और तरीके से पढ़ा होगा, तो उसका आंसर आप लोगों को पता रहेगा। लेकिन उसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा-सा घुमा के पूछ दिया जाए, तो आप लोगों को आंसर उसका नहीं समझ में आएगा कि आखिर में क्या है। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग कॉन्सेप्ट ज़रूर तैयार करिए, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और उसके साथ-साथ फिर फैक्ट्स आप लोग तैयार करिए, तो आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन होगी और आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। एकदम प्रारंभ से हम लोग लेके इसको चलेंगे और फिर इसी कड़ी में आगे को बढ़ते जाएँगे। लेकिन यह पूरी तरीके से फैक्चुअल बेस्ड होगा। इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। जिस प्रकार से हम लोग कॉन्सेप्चुअल जो इग्नू सीरीज़ चलती है, उस तरीके से इसमें हम लोग इतना लंबा-चौड़ा डिस्कशन नहीं करेंगे। हम लोग बस जो फैक्चुअल
बेस्ड जो पॉइंट्स हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब बात आती है कि मनुष्य जो है वह बहुत ही आदिकाल से ही देखा जाए तो समाज में ही रहता है। मनुष्य कहाँ रहता है? समाज के बीच में ही रहता है। लेकिन उसने अपने खुद के या समाज के अध्ययन में इतनी ज़्यादा देरी कर दी। सबसे पहले उन्होंने कोई भी जो मनुष्य का समूह रहा है तो सबसे पहले क्या किया गया, जो प्राकृतिक घटनाएं थी उनके बारे में अध्ययन किया गया। इसके पीछे कारण ये था कि जैसे ही उस समय के व्यक्ति जो आदिकाल के अगर हम इमेजिन करें, सोचें, तो उस समय के व्यक्ति जिस पर्यावरण में या जिस माहौल में रह रहे थे, उस समय अगर मान लेते हैं कि अचानक बहुत ज़्यादा बारिश हो गई या फिर बाढ़ आ गया या फिर भूकंप आ गया या बहुत तेज से बिजलियां चमक रही हैं, बादल कड़क रहे हैं या बादल फट रहे हैं, तो इस तरह की जो घटनाएं थी वह किसी भी व्यक्ति के लिए बिल्कुल अनभिज्ञ सा था या अजनबी सा था। और इसी कारण मनुष्य जो था वह प्रकृति से डरता भी था। इसी कारण से मनुष्य जो है वह प्रकृति पे विजय पाने के लिए पहले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ किया कि सबसे पहले हमें प्राकृतिक घटनाएं आखिर में ये कैसे घटती हैं, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। और यही कारण है कि अगर हम ऑगस्ट काम्टे के विज्ञानों की हायरार्की की बात करें तो सबसे पहले वो मैथ को रखते हैं, फिर उन्होंने एस्ट्रोनॉमी को अर्थात खगोल शास्त्र को रखा है, फिर उन्होंने फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान को रखा है, फिर केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र को, फिर वह जीव विज्ञान या इसे बायोलॉजी भी कहेंगे, और सबसे आखिरी में वह कहते हैं कि समाज शास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी अस्तित्व में आता है। तो सबसे पहले मैथ जो है यह इन्होंने माना है कि सबसे सरल विषय होता है, लेकिन वहीं पर जो समाज शास्त्र है यह सबसे जटिल विषय होता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं कि जो समाज शास्त्र है उसको इन्होंने विज्ञानों की हायरार्की में या वर्गीकरण में सबसे लास्ट में रखा है। वहीं पर ये भी कहते हैं ऑगस्ट काम्टे कि मैथ जो होता है वह सबसे स्वतंत्र विषय होता है, वहीं पर जो समाज शास्त्र है वह सबसे परतंत्र अर्थात अपने ऊपर के सभी विषयों पर निर्भर करता है, और इसी कारण से यह सबसे जटिल विषय होता है। अब यहाँ पर हम लोग टीबी बॉटोमोर के कथन है उसको समझते हैं। यहाँ पर एक बात और कह दूं कि जो मैंने यहाँ पर लिखा है तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड आप लोगों को मिलेंगे जो कि दूसरे कलर में हाईलाइटेड हैं। अगर आप लोग सिर्फ इतने को भी अपने नोटबुक में लिख लिया और इतने को भी अपने माइंड में आप लोगों ने बिठा लिया तो इससे संबंधित कैसे भी अगर प्रश्न पूछ दिए जाएंगे आप लोग 100% करेक्ट आंसर लगा के आएंगे। जैसे कि एक यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि आप लोग नोटबुक में टीबी बॉटोमोर लिखिए, उसके आगे आधुनिक विज्ञान लिख दीजिए, फिर कॉमा देके आगे आप लोग 1 शताब्दी से अधिक पुराना नहीं, बस इतना ही आप लोग लिख लीजिए। इसको जब भी आप लोग देखिए अपने माइंड में सेट करिए तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि टीबी बॉटोमोर ने कहा था कि समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है और यह 1 शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। टीबी बॉटोमोर ने माना है कि जो समाजशास्त्र है इसका उद्भव काफ़ी बाद में हुआ है, अर्थात यह एक आधुनिक विज्ञान के रूप में है। यहीं पर डॉन मार्टिनडेल का कथन है, इन्होंने कहा है कि यदि मानव प्रकृति से दार्शनिक है अर्थात मानव की जो प्रकृति है, सोचने का तरीका है, विचार करने का तरीका अगर दार्शनिक है तो स्वभावतः वह समाजशास्त्री भी है, क्योंकि सामाजिक जीवन उसका स्वाभाविक उद्देश्य है। मानव जो होता है वह समाज के बीच में ही रहता है, तो उसका जो जीवन है वह भी सामाजिक होता है, और जो सामाजिक जीवन जब होता है तो वह एक समाजशास्त्री भी होता है। यहाँ पर यह भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने डॉन मार्टिनडेल ने जो यह कथन दिया है, इन्होंने अपनी पुस्तक द नेचर
एंड टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी में दिया है। तो यहाँ से आप लोग समझिए कि 2 क्वेश्चन निकलेंगे। सबसे पहले 2 या 3 क्वेश्चन निकल सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि यह कथन किस समाजशास्त्री से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन यह निकलता है कि यह कथन किस पुस्तक में दिया गया है। और तीसरा क्वेश्चन यह निकलता है कि यह पुस्तक जो है वह किस विचारक से संबंधित है। तो इस प्रकार से आप लोग जब पढ़ेंगे तो एक ही साथ आप लोगों के कई सारे क्वेश्चंस तैयार होंगे। अब यहाँ पर समाजशास्त्र के जनक की बात अगर करें तो यह जो भी समाजशास्त्र पढ़ता है को पता है कि समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट काम्टे रहे हैं। और ऑगस्ट काम्टे कहाँ से संबंधित रहे हैं? यह फ्रांस से संबंधित रहे हैं। समाजशास्त्र का नामकरण सन 1838 ईस्वी में हुआ था। और चूंकि ऑगस्ट काम्टे जो है वह फ्रांस से संबंधित है तो यह हम सभी समझ सकते हैं कि समाजशास्त्र भी जो है वह फ्रांस से ही संबंधित है। या यह भी कह सकते हैं कि समाजशास्त्र का जो जन्म है वह भी फ्रांस में ही हुआ था। गिन्सबर्ग का यहाँ पे एक कथन है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति राजनीतिक दर्शन, इतिहास, विकास के जैविकीय सिद्धांत एवं उन सभी सामाजिक एवं राजनीतिक सुधार के आंदोलनों पर आधारित है जिन्होंने सामाजिक दशाओं का सर्वेक्षण करना आवश्यक समझा। यहाँ पर यह कथन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कुछ कथन जो होते हैं वह बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेकिन आजकल जो प्रश्न पूछने का ट्रेंड चला है इसमें कुछ कथन ऐसे पूछ दिए जाते हैं जिन्हें हम पहले कभी नहीं देखे रहते हैं। तो इसलिए कम से कम हमारे सामने जब अगर कोई कथन आ रहा है तो हमें उसे एक बार समझ लेना चाहिए या थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में अगर यह कथन पूछ दिया जाए तो हमारे मन में कहीं धुंधली ही अगर इमेज बनी हो, लेकिन बनी हो कि हाँ यह कभी तो हमने सुना था और यह किससे संबंधित है। यहाँ पर भी जो मॉरिस गिन्सबर्ग ने यह कथन दिया है यह अपनी पुस्तक रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी में दिया है। तो यहाँ से भी वैसे ही क्वेश्चन बनेंगे कि यह इनका कथन किस पुस्तक से संबंधित है या यह पुस्तक किस विचारक से संबंधित है और यह कथन जो है वह भी किस विचारक से संबंधित है। तो इस प्रकार से 3 प्रश्न यहाँ पर आपके तैयार होते हैं। अब आगे हम लोग समाजशास्त्र को समझ लेते हैं। तो समाजशास्त्र का अर्थ ही होता है समाज का शास्त्र, अर्थात समाज का विज्ञान। इसको जो सोशियोलॉजी है इसको 2 भाषाओं से ये मिलके बना है, ये हम सभी जानते हैं, सोशियस और लोगस। सोशियस जो है वो लैटिन है और लोगस जो है वह ग्रीक है। इसको याद करने का तरीका हम बताते हैं। एलजी कंपनी का नाम सबने सुना होगा। बस इस एलजी कंपनी को आप याद करिए। एलजी का वॉशिंग मशीन आता है, एलजी का रेफ्रिजरेटर आता है। तो तमाम एलजी कंपनी के हमें सामान देखने को मिलते हैं, अपने घरों में मिलते हैं। तो जो सोशियोलॉजी है ये 2 भाषाओं से मिलके बनी हुई है, सोशियस और लोगोस जो है, जिसमें सोशियस जो है वो लैटिन भाषा से है और लोगस जो है वह ग्रीक भाषा से है। बस आप लोग कुछ भी नहीं, सिर्फ एलजी को याद रखिए। इससे आप लोगों का क्लियर हो जाएगा कि पहले एल आता है तो यह सोशियस हो जाता है और वहीं पर दूसरा जो है वह जी आता है तो ये जो है वह ग्रीक हो जाता है। तो आप लोग इसी से समझ जाएंगे कि सोशियस लैटिन है और जो लोगस है वह ग्रीक है। सॉरी, यहाँ पर मैंने इसको ग्रीक ही लिख दिया, तो मैं यहाँ पे मिटा के इसको करेक्ट कर देती हूँ। एक्चुअली मेरे साथ क्या है कि ये पेन भी मैंने अभी यूज़ करना प्रारंभ किया है तो थोड़ा सा मेरे साथ इशू हो रहा है लिखने का। लेकिन ठीक है, आप लोगों के साथ पढ़ते पढ़ाते मैं इसको भी सही से लिखना सीख जाऊंगी। तो जो ग्रीक है वो क्या है? लोगस है। यानी इसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे? तो इस प्रकार से सोशियोलॉजी जो है वह 2 वर्ड है, सोशियस प्लस लोगोस। और सोशियस लैटिन हो जाता है, लोगस जो है वह
ब्रेक हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कि सोशियस का अर्थ क्या होता है। तो सोशियस जो होता है, इसी सोशियस को ही हम समाज कहते हैं, और लोगस जो होता है, इसके अध्ययन करने को हम लोगस कहते हैं। तो समाज का जो अध्ययन करें, उसी को हम सोशियोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर जिस समय हम लोग इग्नू की सीरीज में भी इसको क्लियर किए हैं कि ऑगस्ट काम्टे ने जब समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी जब नामकरण उन्होंने किया था, उस समय जॉन स्टुअर्ट मिल ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था, और उन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र जो है वह दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। उनका ऐसा मानना था कि समाजशास्त्र का अर्थात सोशियोलॉजी को इसका नाम बदल के इथोलॉजी रख दिया जाए। तो यहाँ पर आप लोगों के दो प्रश्न तैयार होते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल का यह कथन है कि समाजशास्त्र दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है, और दूसरा कि सोशियोलॉजी को इथोलॉजी किसने कहा था, तो यह जॉन स्टुअर्ट मिल थे। सोशियोलॉजी नाम से अगर कोई पहली पुस्तक थी तो वह थी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी, या हार्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी गई थी। अब यहाँ पर समाजशास्त्र की परिभाषाओं को प्रमुख रूप से निम्नलिखित चार भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो आता है वह है कि समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में समझना। बहुत सारे ऐसे समाजशास्त्री या विचारक थे जिन्होंने समाजशास्त्र को अध्ययन करने के लिए कि आखिर में समाजशास्त्र में हम अध्ययन किन तथ्यों का करेंगे, तो उन्होंने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। तो इसमें पहली कैटेगरी जो आती है वह यह होती है कि समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, अर्थात पूरे समाज को एज अ होल या संपूर्ण के रूप में हम अध्ययन करेंगे समाजशास्त्र के अंतर्गत। दूसरी कैटेगरी जो आती है वह है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के रूप में अध्ययन किया जाएगा, अर्थात समाजशास्त्र में हम सिर्फ सामाजिक संबंधों का अध्ययन करेंगे। वहीं पर जब तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं तो समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में पाया जाता है। और जो चौथी कैटेगरी है, इसमें इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब इन चारों को हम लोग एक एक करके समझते हैं कि किस समाजशास्त्री या किस विचारक ने किस परिभाषा को या किस जो कैटेगरी है उस पे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना ध्यान आकृष्ट किया है। तो पहली जो कैटेगरी है वह है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। इसमें गिडिंग्स, ओडम, वार्ड्स ऐसे विचारक आ जाते हैं। जैसे वार्ड्स को देख लेते हैं तो वार्ड्स का कथन है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। बहुत ही सिंपल सा इनका यह कथन है, इसको आप लोग बस इतना भी याद कर लिए, समाज का विज्ञान अर्थात यह वार्ड्स का कथन है। गिडिंग्स का कथन है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। गिडिंग्स कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है वह समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। वाट्स ने कहा है कि यह समाज का विज्ञान है। गिडिंग्स कहते हैं समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। यहीं पर ओडम कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। अब यहाँ पर आप लोग समझिए कि जो वाट्स और ओडम इन दोनों के जो कथन हैं वह काफ़ी हद तक मिलते जुलते, बात एक ही है, बस उसको दो रूप में बता दिया गया है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, यह वार्ड्स कहते हैं, और वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, यह ओडम कहते हैं। अब यहाँ पर जी डंकन मिचेल इनका कथन है कि समाजशास्त्र मानव समाज के संरचनात्मक पक्षों का विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शास्त्र है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये सारे कथन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दूसरा जो कैटेगरी आता है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में है, तो इसमें सबसे पहला जो कथन आता है वह मैकाइवर एवं पेज से संबंधित है। मैकाइवर एवं पेज का बहुत ही प्रसिद्ध कथन, यह हम सभी जानते हैं कि जो समाज है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। तो यह बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। अब इनके कथन को हम लोग समझ लेते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं।
इसी को दूसरे रूप में पूछ दिया जाता है कि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है? तो यह मैकाइवर एवं पेज हो जाते हैं। यहाँ पर मैकाइवर एवं पेज ने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है, यह उन्होंने सामाजिक संबंध को ही माना है। अर्थात मैकाइवर एवं पेज के लिए सामाजिक संबंध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यूबर का कथन है कि समाजशास्त्र को मानव संबंधों अर्थात ह्यूमन रिलेशनशिप के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या निकल के आ रहा है क्यूबर से? मानव संबंधों की बात करते हैं और ये मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा की बात करते हैं। मैक्स वेबर का भी एक कथन सामाजिक संबंधों से संबंधित है कि इन्होंने कहा है समाजशास्त्र मुख्यतः सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। यह कथन मैक्स वेबर का है। बानबीस कहते हैं कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है। अर्थात यहाँ पर ये आपका कीवर्ड्स हो जाता है कि जहाँ पर सामाजिक संबंधों को एकमात्र वास्तविक आधार बोल दिया गया, तो यहाँ पर वानबीज हो जाएंगे। आर्नोल्ड एम रोज कहते हैं कि समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। इनका कथन बहुत ही सरल है। इन्होंने कहा है कि जो मानव संबंध हैं, इन्हीं का विज्ञान समाजशास्त्र कहलाता है। तीसरी कैटेगरी जो है कि समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में है, तो इसमें नोब्स, हाइन तथा फ्लेमिंग के अनुसार समाजशास्त्र समूहों में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन ही समाजशास्त्र कहलाता है। नोब्स, हाइन और फ्लेमिंग के अनुसार जो समाजशास्त्र है वह समूहों में लोगों का किस प्रकार से वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन किया जाए, इसी को वह समाजशास्त्र मानते हैं। जॉनसन ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। जिस प्रकार से आर्नल्ड एम रोज कहते हैं कि मानव संबंधों का विज्ञान है, उसी प्रकार से जॉनसन कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। और ये जो सामाजिक समूह हैं, ये क्या हैं? सामाजिक समूह जो होते हैं, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था होती है। सामाजिक समूह कैसे बनेंगे? जब हम समाज में अंतःक्रिया करते हैं और इनसे जो एक व्यवस्था बनती है, तो इसी को हम सामाजिक समूह कहते हैं। तो इस प्रकार से यह जॉनसन का कथन है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह जो होते हैं वह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था है। अब यहाँ पर समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में कौन कौन से समाजशास्त्री ने परिभाषित किया है? तो सबसे पहले गिलिन और गिलिन, इन्होंने कहा है कि व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। गिलिन और गिलिन कहते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण किस प्रकार से और कौन सी अंतःक्रियाएं उत्पन्न होती हैं, इन्हीं का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत हम कर सकते हैं। गिन्सबर्ग ने कहा है कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतःसंबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। यह इस डेफिनेशन का या इस कथन का कीवर्ड है मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतःसंबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। बस इतना जो हाईलाइट है, बस इतना आप लोग याद रखिए। जहाँ भी मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतःसंबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों, बस इतना आप लोगों को अगर याद रहा तो यह पता है कि यह जो कथन है यह मॉरिस गिन्सबर्ग का है। जॉर्ज सिमिल कहते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःसंबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। तो यहाँ पर मानवीय अंतःसंबंधों के स्वरूपों की बात जॉर्ज सिमिल कहते हैं। मैक्स वेबर ने
एक और कथन अंतःक्रियाओं के बारे में कहा है। यह हम सभी जानते हैं कि जो मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया है वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के रूप में भी समाजशास्त्र की व्याख्या की है। उन्होंने कहा है समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। आप लोग सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध, यह मैक्स वेबर से संबंधित है। टालकट पार्सन कहते हैं कि संपूर्ण सामाजिक संरचना सामाजिक संबंधों, समाज तथा सामाजिक व्यवस्था को क्रिया की धारणा के माध्यम से ही समझा जा सकता है। यह आप सभी जानते होंगे कि टालकट पार्सन्स ने भी सामाजिक व्यवस्था पे अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। तो संपूर्ण सामाजिक संरचना, सामाजिक संबंधों, समाज तथा सामाजिक व्यवस्था को क्रिया के माध्यम से, जिस प्रकार से वेबर ने क्रिया के माध्यम से समझने की कोशिश की थी, उसी प्रकार से टालकट पार्सन भी क्रिया के माध्यम से ही इसको समझने की कोशिश किए हैं। अब यहाँ पर एक और बच जाता है डेफिनेशन, यह है सोरोकिन का। और सोरोकिन ने कहा है समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रकारों और अनेक अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है। आप लोग बस कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटनाओं, बस इतना अगर आप लोगों को याद रहा तो ये आप लोग समझ लीजिए कि ये सोरोकिन के कथन का कीवर्ड है। जैसे ही सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटनाएं आती हैं सामने, यह सोरोकिन ही हो सकते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। तो यह समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा था। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा और इसी कड़ी में आगे हम लोग अब इसके जो क्षेत्र हैं, विषय वस्तु हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप लोग बस हमारे साथ, मैं जितना मेहनत कर रही हूँ, बस आप लोग भी हमारे साथ इतनी ही मेहनत से आगे तैयारी करते रहिए। हमें भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और आप लोगों को अगर अच्छा रिज़ल्ट आता है, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए आप लोग और आपके अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, तो हमें भी उतनी ही खुशी होगी जितनी कि आप लोगों को होगी। तो बस आप लोग हमारे साथ ऐसे ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद।